नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के विषय में जानेंगे। तो भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव विचारों को समझता है। अपनी भाषा को सुरक्षित रखने और काल की सीमा से निकाल कर अमर बनाने की और मनुष्यों का ध्यान गया, जो विद्वान थे उनका ध्यान गया। वर्षों बाद विद्वानों ने यह अनुभव किया कि उनकी भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त हो रही है उनकी संख्या निश्चित है और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। बाद में इन्हीं उच्चरित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णों की संख्या वैसे अलग अलग है, जैसे 33 व्यंजन माने जाते हैं, 11 स्वर माने जाते हैं। तो ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर री है, इसे भी शामिल कर लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। ये अलग अलग संख्याएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में जो अनुस्वार है, अड़ है, ढ है और अंग्रेजी से जो आगत है, ओ ध्वनियाँ हैं वो प्रचलित है। और अनुस्वार और अनुनासिक है जो उससे से भिन्न है, मतलब अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अलग अलग हैं। और अड़ ढ से ड ढ से भिन्न है। इसी प्रकार ओ और आ से भिन्न ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों को भी हिंदी वर्णमाला में शामिल किया जाना चाहिए। इनको भी शामिल कर लेने पर हिंदी में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है और कहीं 52 भी मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से निकलती है, यानी बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मूल स्वर या हर्स्व स्वर कहलाते हैं। तो मूल स्वर की बात करें या हर्ष स्वर की बात करें तो ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। फिर हम बात करें तो संधि स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन सा आता है? दीर्घ स्वर आता है। वे स्वर जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर संख्या में 7 हैं। कुल स्वर हमारे 11 माने जाते हैं, उसमें से 4 हर्ष स्वर आ जाते हैं और बचे 7 तो 7 दीर्घ स्वर में आते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहते हैं, जैसे कि हमने छंद में देखा था। तो हर्ष स्वर की 1 मात्रा मानी जाती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती है। फिर एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो स्वरों का उच्चारण। स्वरों के उच्चारण की बात करें तो उच्चारण के स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं, यानी कि जीभ का आगे का भाग है वो ऊपर उठता है। ई, ए, ऐ, ये आप उच्चारण करके देखिएगा। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जो जिह्वा होती है वो समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का जो भाग है वो ऊपर उठता है। अग्र स्वर में तो जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है और पश्च स्वर में जीभ का पीछे का भाग ऊपर उठता है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ये 4 है, आ, उ, ओ और औ। इसके अतिरिक्त जो अनुनासिक है, अनुस्वार है, विसर्ग है, ध्वनियाँ, ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा है? अयोगभा। तो ये क्या माने जाते हैं? अयोगभा माने जाते हैं, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए, यानी कि ये तो ना तो स्वर में शामिल होते हैं ना ही ये व्यंजन में शामिल होते हैं, इसलिए इनको अयोगभा कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। फिर हम व्यंजन की बात करते हैं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से नहीं निकलती, यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं निकलती बल्कि उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, तो व्यंजन कहलाते हैं।
दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती व्यंजन कहलाती है। जैसे कि हम क बोलते हैं तो क में ए शामिल होता है, स्वर शामिल होता है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मैं तक 25 व्यंजन हैं जो कि स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं, क से म। इन्हें पाँच के वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कि क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ऐसे क से ग हो गया, क वर्ग में शामिल हो गया, च से इ तक च वर्ग हो गया, ट से ण तक ट वर्ग हो गया, और त से न तक त वर्ग हो गया, और प से म तक प वर्ग हो गया। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन शामिल होते हैं और 5 वर्ग होते हैं इसमें। अनुनासिक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से नाक से निकलती है वो आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का जो 5वां व्यंजन है वो सभी अनुनासिक व्यंजन हैं, जैसे अंग, य, अण, न और म। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। य, र, ल और व ये आपके अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट और सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे घर्षण होता है एक तरह का, जैसे हम बोलते हैं श, श, श और ह, तो एक गर्माहट से उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो ये 4 व्यंजन श, श, स और ह ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अड़, ढ, देखिए आप जीभ है वो तालु को टच करके और फिर झटके से हट जाती है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं आपके, अड़, ढ। संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क्ष, उसमें क और श ये शामिल होते हैं। त्रय है तो उसमें आधा त प्लस र और र में भी ए मिला हुआ होता है। और अगर हम ज्ञ की बात करें तो ज्ञ में ज और इ शामिल होता है। वैसे हम उच्चारण ज्ञ करते हैं इसका, लेकिन इसमें शामिल होता है आधा ज और इ। श्र में आधा श और र मिला होता है। व्यंजनों के उच्चारण की बात करें तो इनको उच्चारण स्थान की दृष्टि से 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है कंठे व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है वो कंठे ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ कंठे व्यंजन है। जो कै वर्ग है वो क्या है, कंठे व्यंजन है। तालव्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग आगे का भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जो च वर्ग है वो तालव्य व्यंजन है। च, छ, ज, झ, इ और च वर्ग के अलावा श और य तालव्य व्यंजन हैं। मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो कठोर तालु के मध्य का जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो जो ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है तो वो दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें त वर्ग आता है और श आता है। त, थ, ध, ध, न और श दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का या सांस का अवरोध होता है ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प, फ यानी कि जब ये दोनों होठ सांस को रोकते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन है। प वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन है। फिर है दंतोष्ठ्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला होठ दांतों को स्पर्श करता है वो दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि व।
वर्तस्य व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है वो ऊपरी मसूड़ों वर्त का स्पर्श करती है, वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, र, ल। तो वर्तस्य व्यंजन ध्वनियाँ कितनी है? तो 3 है, न, र और ल। फिर आपके आते हैं स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई सांस तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, वो स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहलाती है। जैसे ह कंठय ध्वनि में भी शामिल होता है और ये काकल्य व्यंजन भी कहलाता है। उपरोक्त 8 वर्गों के विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित है। घोषों के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। घोषों के आधार पर 2 भेद है इसके। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो तो वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण क्या होता है? अघोष ध्वनि होता है। जैसे कि क, ख, च वर्ग में च, छ, ट वर्ग में ट, ठ, ट वर्ग में त, थ, प वर्ग में प, फ। घोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, उसमें क्या था? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसमें घोष में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और इनको आप उच्चारण करके देखोगे तो इसमें कंपन होता है जब हम बोलते हैं। जैसे ग, घ और अड़, सॉरी ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ण। तो प्राणतों के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, तो प्राणतों के आधार पर भी 2 भेद है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण ध्वनि होता है, यानी कि 1, 3 और 5। क वर्ग में 1, 3, 5 कौन सा होगा? क, ग और य, सॉरी क, ग और अंग। और च वर्ग में च, ज, य आदि। यानी कि अल्प प्राण में क्या कौन कौन से शामिल होते हैं व्यंजन? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। अल्प प्राण में तो क्या होता है? मुख से कम हवा निकले, और महाप्राण में होता है अधिक हवा निकले। तो 1, 3, 5 तो अल्प प्राण में आ गया, तो बचा दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण ध्वनि होता है। जैसे कि क वर्ग में क्या आ गया? ख और ग, घ। और च वर्ग में क्या आ गया? छ, झ। ट वर्ग में ठ, ड। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। संयुक्त ध्वनि, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, क्लान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। जैसे कि प के नीचे आप र देख रहे हो, प आधा है, इसमें र पूरा है, तो ये दोनों संयुक्त है। घ और र संयुक्त हो गया। क्लांत में क और ल हो गया, न और त हो गया, इस प्रकार से। फिर है संपृक्त ध्वनि। तो एक ध्वनि जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कंबल, यहाँ क और ब ध्वनियों के साथ मैं ध्वनि संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है। युग्मक ध्वनि की बात करें तो एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, इसमें न 2 बार एक ही ध्वनि युग्मक हो गई। उत्फुल्ल, इसमें ल हो गई। दिक्कत में क, प्रसन्नता में न आदि।